हम जहाँ भी निवास करते हैं वहाँ पर आसपास के लोगों द्वारा हमने यह सुना है कि हम समाज या सोसाइटी में रहते हैं और हमें समाज के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। तो प्रश्न यह उठता है कि ये समाज क्या है? क्या हम किसी गांव, किसी स्थान या व्यक्ति विशेष समूह को समाज कहेंगे? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं समाज की, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सोसाइटी के नाम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। समाज सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। मानव जीवन और समाज अंतः संबंधित हैं। इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। समाज का अस्तित्व केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मनुष्यों के अलावा पशुओं में भी समाज पाया जाता है, परंतु मनुष्यों का समाज पशुओं के समाज से बिल्कुल भिन्न होता है। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, जबकि जानवरों में बुद्धि का अस्तित्व नहीं होता है। मनुष्य ने अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करके ऐसी व्यवस्थाओं को नियमित कर लिया है जिनके माध्यम से वह अपने व्यवहार और जीवन प्रणाली को नियमित, नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज व सामाजिक जीवन मानव का स्वभाव है। समाज के अभाव में मनुष्य प्राणी भले ही कहा जाए, लेकिन सामाजिक नहीं कहा जा सकता। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समाज मानव के साथ साथ चलता है, मानव से ही समाज है। आम बोलचाल की भाषा में समाज का आशय व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में समाज शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के संगठन को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आर्य समाज इत्यादि। इस प्रकार आम बोलचाल या साधारण बोल भाषा में समाज का अर्थ कुछ व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। जब हम व्यक्तियों के समूह को समाज मान लेते हैं तो समाजशास्त्र की दृष्टि से इसे समाज नहीं कहा जा सकता है। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। जब समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इसके अंतर्गत समाज के वैज्ञानिक अर्थ की विवेचना की जाए। जब समाजशास्त्र में समाज का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से न होकर उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था से होता है। इस प्रकार समाज एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था का निर्माण अनेक सामाजिक संबंधों के कारण होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित स्वरूप को समाज कहते हैं। समाज की परिभाषा की बात करें तो बोगार्ट्स के अनुसार समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों में समानता पाई जाए। इस प्रकार बोगार्ट्स ने समाज को मनुष्यों का ऐसा समूह बताया जिसमें सभी देश काल के मनुष्यों की रुचियों में समानता या एकरूपता पाई जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। यह समाज सदस्यों के बीच पाए जाने वाली व्यवस्था का नाम होता है। यही कारण है कि मैकाइवर और पेज ने समाज को संबंधों का जाल कहा है। समाज की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता समाज अमूर्त होता है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं अपितु यह मानवीय अंतर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इन्हीं मानवीय अंतर संबंधों को न तो देखा जा सकता है और न ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। राउटर ने इसे व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था कहा है। इसके अलावा उन्होंने यह बताया कि संबंधों की स्थापना जागरूकता के द्वारा होती है। जागरूकता का संबंध मनुष्य की चेतना से है। मनुष्य की चेतना का कोई आकार नहीं होता, इसीलिए इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है और जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है वह मूर्त नहीं है। इसी कारण से समाज अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता पारस्परिक निर्भरता। समाज की एक प्रमुख विशेषता पारस्परिक निर्भरता है।
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है और यही विशेषता समाज की विशेषता होती है। तीसरी विशेषता, समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होता है। सामाजिक संबंध वह संबंध हैं जहां संबंधी व्यक्तियों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। अतः जहां जागरूकता पाई जाती है वहां समाज होता है। यही कारण है कि मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षियों में भी यह जागरूकता पाई जाती है और जिन्हें हम समाज के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं होता। चौथी विशेषता, समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास सभी कार्यों को करने की क्षमता व सुविधा समान रूप से नहीं होती है। अतः व्यक्ति अपने हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे के सहयोग से करता है। समाज में यह सहयोग दो रूपों में देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग उसे कहते हैं जो आमने सामने के संबंधों द्वारा किया जाता है, जैसे परिवार के सदस्यों का सहयोग और पड़ोसियों का सहयोग। जबकि अप्रत्यक्ष सहयोग में उद्देश्य समान होता है किंतु इसकी प्राप्ति असमान कार्य द्वारा की जाती है, जैसे श्रम विभाजन। व्यक्ति और व्यक्ति में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधारों पर समाज में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनसे संघर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। समाज में यह संघर्ष हमें दो रूपों में देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर जो संघर्ष किया जाता है उसे प्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं, जैसे दो व्यक्तियों की लड़ाई, क्रांति, आंदोलन, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि। जबकि अप्रत्यक्ष संघर्ष में आमने सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। पांचवी विशेषता, समाज में समानता एवं भिन्नता। सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी दशा में होता है जबकि संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों में आपस में कुछ समानता होती है। समानता और समानता की भावना के अभाव में साथ होने की भावना की पारस्परिक मान्यता नहीं हो सकती है। ऐसी अवस्था में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। समाज में दो प्रकार की समानता आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक। धर्म, जाति, भाषा, पहनावा, खान पान को लेकर समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता देखने को मिलता है। अगर सभी व्यक्ति समान होते तो उनके संबंध चींटियों और मधुमक्खियों के समान ही सीमित होते, उनमें पारस्परिक आदान प्रदान न होता और सहयोग की भावना का विकास भी न हो पाता। यदि हम समाज के प्रकारों की बात करें तो समाज के प्रकार के अंतर्गत हम मुख्य रूप से चार प्रकार के समाज, जिनमें जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज एवं उत्तर औद्योगिक समाज होते हैं। अगर हम बात जनजातीय समाज की करें तो यह समाज प्रारंभिक समाज है और इनमें समाज का विस्तार नातेदारी तक ही सीमित होता है। यदि आप नातेदारी क्या होता है इसके विषय में नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के नातेदारी क्या होता है इसका अध्ययन कर सकते हैं। जी.एस. घुरिये ने जनजातीय समाज को पिछड़े हुए हिंदू कहा है। जनजातीय समाज की कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जिनमें जनजातीय समाज का सामान्य भूभाग का होना, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, विशिष्ट नाम इत्यादि। इसके अलावा यदि आप जनजातीय समाज के विषय में जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर जनजातीय समाज का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, कृषक समाज। कृषक समाज, इस समाज का अस्थायी निवास होता है एवं मुख्यतः कृषि कार्य से ये समाज के लोग जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन समाजों में अतिरिक्त उत्पादन के लिए आंशिक बाजार भी पाया जाता है। इन कृषि समाज की 6 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला, भूस्वामी। वह व्यक्ति जिसे किसी विशेष भूमि पर स्वामित्व या अधिकार प्राप्त होता है या जमीन का मालिक होता है उसे ही भूस्वामी कहा जाता है। ऐसे किसान जो आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें हम धनी किसान की श्रेणी में रखेंगे। तीसरा, किराया
किराएदार किसान। एक किराएदार किसान वह होता है जो एक जमींदार के स्वामित्व वाली भूमि पर रहता है। चौथा, मध्यवर्गीय किसान। मध्यवर्गीय किसान वह किसान होता है जिसके पास 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन होती है और उसके जीवन को उपार्जन का मुख्य साधन खेती ही होता है। ऐसा किसान मध्यवर्गीय किसान होता है। बटाईदार किसान ऐसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और उस फसल का आधा हिस्सा जमीन मालिकों को दे देते हैं। इन लोगों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता क्योंकि इनके नाम जमीन नहीं होती है। दिहाड़ी मजदूर का तात्पर्य उन कर्मचारियों या उन लोगों के काम से लगाया जाता है जिन्हें एक बार में एक दिन का भुगतान किया जाता है बिना किसी वादे के कि भविष्य में और काम उपलब्ध होगा। यह आकस्मिक कार्य का एक स्पष्ट रूप होता है। तीसरा, औद्योगिक समाज। इस समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी या तकनीकी पाई जाती है। ऐसे समाजों में शिक्षा का प्रसार अधिक होता है एवं श्रम विभाजन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इनकी समाज में 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहला बाह्य औद्योगिक समाज और दूसरा आंतरिक औद्योगिक समाज। बाह्य औद्योगिक समाज के अंतर्गत पूंजीपति, अंशधारी अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि आते हैं, जबकि आंतरिक औद्योगिक समाज की श्रेणी में प्रबंधक, पर्यवेक्षक, विशेषज्ञ, श्वेतपोष अधिकारी एवं नीलपोष कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। चौथा, उत्तर औद्योगिक समाज। वर्तमान समय में उत्तर औद्योगिक समाज मुख्यतः अनुमान का विषय ही है। यह समाज एक ऐसा समाज होगा जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व बढ़ जाएगा तथा मानव मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्य कंप्यूटर से ही होगा। इसके अलावा समाज के प्रकारों की बात करें तो ऐतिहासिक या उद्विकास के आधार पर अनेक विद्वानों ने समाज का वर्गीकरण किया है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज 4 प्रकार का होता है। पहला, सरल समाज। ऐसे समाजों का आकार छोटा होता है तथा इसमें श्रम विभाजन नाम मात्र का पाया जाता है। दूसरा, मिश्रित समाज। यह समाज का ही एक विस्तृत रूप होता है। इसका आकार सरल समाजों की अपेक्षा बड़ा होता है तथा इसमें कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत श्रम विभाजन पाया जाता है। तीसरा, दोहरे मिश्रित समाज। यह सरल समाज का ही विस्तृत रूप होता है। इसका आकार सरल और मिश्रित समाजों से बड़ा होता है तथा सभी क्षेत्रों में श्रम विभाजन पाया जाता है। चौथा, तिहरे मिश्रित समाज। यह सभ्य समाज है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, श्रम विभाजन इसमें पाया जाता है तथा राजनीतिक संगठन मजबूत तथा जटिल होता है। ऐसे समाजों में सामाजिक स्थिरीकरण आर्थिक आधारों पर पाया जाता है। ऐतिहासिक और उद्विकास के आधार पर ही इमाइल दुर्खीम ने भी समाज को 4 भागों में बांटा है। पहला, सरल समाज। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें नियंत्रण की कोई शक्ति नहीं होती तथा सामूहिक रूप से उद्देश्य प्राप्ति के लिए सहयोग किया जाता है। दूसरा, सरल बहुखंडीय समाज। यह सरल बहुखंडीय समाज को आंतरिक रूप से अलग अलग भागों में बांट देता है। जब समान विशेषता वाले अलग अलग समाज विभाजित हो जाता है और किसी कारणवश जब वह समाज एक होता है तो एक बड़े समाज का निर्माण करता है, यह समाज ही बहुखंडीय समाज कहलाता है। इसका उदाहरण फैक्ट्री है। तीसरा, मिश्रित बहुखंडीय समाज। इस समाज का निर्माण मिश्रित विशेषता वाले अनेक समूहों या गोत्र समूह से होता है। जब अलग अलग समूह एक हो जाएं, तो इस प्रकार जो समाज का निर्माण होगा वह मिश्रित बहुखंडीय समाज होता है। इसका उदाहरण आदिम समाज है। चौथा, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। जब अनेक मिश्रित बहुखंडीय समाज मिल जाते हैं तो वह दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज का निर्माण करते हैं। इनमें जनजातीय समाज मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने समाज को वर्ग या उत्पादन शक्ति के आधार पर बांटा है। इनके अनुसार समाज 6 प्रकार का होता है। पहला, आदिम साम्यवादी समाज। यह सरल समाज होता है तथा ऐसा समाज जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं पाया जाता है। दूसरा, एशियाई समाज। यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें कृषि की प्रधानता अधिक पाई जाती है। इसका उदाहरण भारत देश है। तीसरा, प्राचीन समाज। यह वह समाज है जो प्राचीन परंपराओं एवं मूल्यों पर चलता है। इसमें पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। इसमें उत्पादन
उत्पादन के साधन ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। चौथा, सामंतवादी समाज। यह समाज ऐसा समाज है जिसमें व्यक्तिगत या निजी संपत्ति का परिचालन होता है। पांचवा, पूंजीवादी समाज। यह एक औद्योगिक समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी या तकनीकी की प्रमुखता होती है और उत्पादन का सभी कार्य अधिक मात्रा में होता है और इसमें बड़े बड़े पूंजीपति पाए जाते हैं। छठवां, समाजवादी समाज। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी समाज की ऐसी कल्पना की है जहां पर पूंजीवादी समाज को उखाड़ फेंकने की बात की गई है।